जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। दिस इज लिटरली अ वेस्टर्न मेल्टडाउन, जहां पर एनजीओ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एफसीआरए एक्ट के लिए जैसे ही भारत के गृह मंत्री के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर बात की गई, ठीक अगले दिन अमेरिका ने अपनी पॉलिसी के अंदर एक बड़ा बदलाव कर लिया है। क्या चेंज किया गया है, एक बार इस वीडियो के अंदर सुनिए। What we learned over time, and especially after coming here, is that oftentimes, and I'm oversimplifying it, but this is an accurate description, what would happen is we would go to a country and say, we're going to help you with your health care needs. Then we would drive over to Northern Virginia somewhere, find an NGO, one of these organizations, give them all the money, tell them go to this country and do their health care program for them. That NGO would then take about some percentage of that money for their overhead and administrative costs. And by the time it got down to it, the host country had very little influence. It was sort of imposed on them. And only a percentage of the overall money ever actually reached the patients and the people on the ground that we were trying to help because of these costs. This makes no sense. So why are we hiring American and international NGOs to go into other countries and run healthcare systems that are parallel? तो क्लियरली आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, इन्होंने कहा कि जो पुराना ट्रेडिशनल मॉडल था जहां पर हम पेमेंट करते थे एनजीओ को और फिर एनजीओ दूसरे देश के अंदर जाकर वो सारी सोशल एक्टिविटी परफॉर्म करती थी, उस एक्टिविटी को अब हम छोड़ रहे हैं। बेसिकली ये लोग एनजीओ को पे करते थे टू एक्ट एज अ डीप स्टेट। जैसे इंडिया के डेवलपमेंट को रोकना है या फिर कुछ भी करना है, उसके लिए एनजीओ एक ब्रिज की तरह काम करता था डायरेक्ट, ताकि डायरेक्ट एलिगेशन जो है वो अमेरिका के ऊपर ना लगे। बट अब एक बड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट दैट इज एफसीआरए एक्ट आया है। तो इसकी वजह से अमेरिका की पॉलिसी भी बड़े लेवल पे शिफ्ट हुई है, जहां पर ये जो एनजीओ एक मीडिएटर के रूप में यूज हो रहा था, अब वो नहीं होगा। इनका कहना है कि हम डोनेशन डायरेक्ट रिसिपेंट गवर्नमेंट को देंगे। लिटरली आप देख सकते हो दिस इज अ वेस्टर्न मेल्टडाउन, क्योंकि इसके पहले एफसीआरए को लेके अमेरिका के अंदर काफी प्रेशर इंडिया के ऊपर बनाया गया था। दोनों ही पार्टीज के द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के जो नए अमेंडमेंट है उनको रोकने के लिए, चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, हर एक ने इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया था। इवन आपको याद होगा परसों के दिन तो अमेरिकन सेनेट मेंबर ने तो ये तक कह दिया था कि अगर ये एक्ट पास होता है तो इंडिया को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। मतलब इंडिया अपना कानून बना रहा है तो उसके अंदर अमेरिका इस लेवल पे प्रेशर दे रहा था कि अगर आपने इस कानून को पास किया तो हम आपके ऊपर दूसरी तरीके से कुछ करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया अमेरिका के रिलेशन जो है वो ओवरऑल रूप से खराब होंगे। मतलब कुल मिला के ये अपने डीप स्टेट को इंडिया के अंदर बचाने की कोशिश कर रहे थे। बट लिटरली आप यहां पर देख सकते हो इंडिया जो है वो अभी तक फर्म है। एफसीआरए एक्ट 2026 पास होगा, जिसकी वजह से अमेरिका अब अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहा है। तो सवाल उठता है कि ये एफसीआरए एक्ट के अंदर बेसिकली है क्या। इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को 5% तक का डिस्काउंट तो मिलेगा ही सही, साथ में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जैसा ही माहौल मिलेगा, लाइव क्लासेस के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन-ऑन-वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। चलिए दोस्तों, सबसे समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले समझो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है क्या। तो देखो, ग्लोबल लेवल पे जो फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसी, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इंडिविजुअल या फिर फॉरेन ट्रस्ट के लोग अगर इंडिया के अंदर डोनेशन देते हैं तो इस डोनेशन का प्रयोग ऐसे ना हो कि वो इलेक्शन या फिर पॉलिटिक्स या मीडिया या पब्लिक सर्वेंट या फिर किसी और को खरीदने के लिए यूज हो रहा हो। यानी कि इंडिया की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए इस एक्ट को लेके आया गया था। और इसी एक्ट के अंदर जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको भी एनजीओ को बेसिकली पैसा मिलता है फॉरेन से, उनको भी यहां पर कवर किया जाता है। यानी कि ये लोग भी बिना एफसीआरए के रेगुलेशन के पेमेंट नहीं ले सकते। ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ये सारे प्रकार के डोनेशन, नॉट जस्ट एनजीओ बल्कि सारे प्रकार के फॉरेन डोनेशन के लिए एक्ट बनाया गया था और इसके अंदर एनजीओ से रिलेटेड स्पेसिफिक नियम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एनजीओ की। तो देखो, भारत के अंदर लगभग 55,000 करोड़ का फॉरेन फंड 13,500 अलग अलग संस्थाओं के अंदर 2019 से 2022 के बीच में आया था। ये जो फंड आया है ये कई सारी अच्छी चीजों के लिए भी आया है,
पर एक बड़ा तबका जो ये फंड का है वो इंडिया के अंदर कई सारी एक्टिविटीज को रोकने की कोशिश भी करता है। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो की 2014 की रिपोर्ट बताती है कि ये जो फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं, इनकी वजह से जो प्रोटेस्ट होते हैं उसकी वजह से इंडिया के अंदर 2 से 3% ऑफ जीडीपी जो है वो हिट हो चुकी है। नॉट जस्ट दिस, डेवलपमेंट तो ये रुक ही रहा है, बट डेवलपमेंट के साथ में एक और सर्कल है, दैट इज ग्रीन सर्कल, जहां पर टेरर फाइनेंसिंग वगैरह की जा रही है। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो पीएफआई जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। बाद में ईडी और एनआईए ने जब रिसर्च की तो पता लगा कि 620 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की थी, और इस पैसे की मदद से एनआईए की रिपोर्ट के अंदर पता चला कि इन्होंने आर्म ट्रेनिंग और टेरर फाइनेंसिंग की थी। जिन्होंने इसे फंड किया था वो बेसिकली गल्फ कंट्रीज थी, और जिस चीज को ये दिखा रहे थे, कह रहे थे रियल एस्टेट, मदरसा और एजुकेशन के अंदर फंड करेंगे, बट एक्चुअल में ये लोग टेररिज्म के लिए फंड कर रहे थे। तो दिस इज द ग्रीन सर्कल। दूसरा सर्कल देखो आप, रेड सर्कल, जो इंडिया के डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश करता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो ग्रीन पीस इंडिया का केस, जो कि फॉरेन से फंडिंग लेती है, बट इंडिया के अंदर कोल माइनिंग, न्यूक्लियर एनर्जी, जीएमओ के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट थे उनका विरोध ये कर रही थी। फाइनली एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन इसका भी कैंसिल कर दिया गया है। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा खुद कहा गया था कि 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग इंडिया के अंदर की थी यूएस एड नाम की संस्था ने, ताकि इलेक्शन के अंदर किसी को जिता सके। अब किसको जिता सके ये बात उन्होंने वहां पर क्लियरली नहीं कही थी। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है, जो क्लियरली दिखाता है कि फॉरेन से आई फंडिंग इंडिया के डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश करती है, इंडिया के अंदर टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी इलीगल एक्टिविटी करती है। और इन्हीं चीजों के जरिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया था, यानी कि जो फॉरेन से आने वाली फंडिंग है उसको रेगुलेट किया जाए, और इसको खास रूप से रेगुलेट किया जाता है एनजीओज के लिए। 2020 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था, और अमेंडमेंट में क्लियरली कहा गया था कि जो एनजीओ को फॉरेन फंडिंग आती है उसके लिए एफसीआरए का एक रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। और ये रजिस्ट्रेशन तभी मिलेगा जब वो कुछ कंप्लायंसेस को फॉलो करेंगे। कंप्लायंसेस क्या थे कि 50% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को अब कम करके 20% किया जाएगा, यानी कि फॉरेन से आने वाली जितनी फंडिंग है उसका केवल 20% एनजीओ अपने पास रखेगी, 80% जो है वो जिस एक्टिविटी के लिए फंड आया है उसके अंदर यूज किया जाएगा। साथ में जितना भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता किसी और एनजीओ को, जिस एनजीओ के पास में आए उसी को उसका यूज करना पड़ेगा। इस फंड का यूज होगा न्यू दिल्ली मेन ब्रांच से एक अकाउंट बना के, वहां पर ही सारी फंडिंग जो है वो रखी जाएगी। इसकी रेगुलर ऑडिट कराई जाएगी, हर एक व्यक्ति का यहाँ पर आधार और ऑथेंटिकेशन आईडी जो है वो ली जाएगी। और अगर कोई भी संस्था ऐसी है जो इनमें से एक भी नियम को फॉलो नहीं करती तो ऐसी कंडीशन में उसका इमीडिएट एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और फिर वो फॉरेन से फंडिंग नहीं ले पाएगी। वो इंडिया में ऑपरेट तो करेगी। यहां पर मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि अगर एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप ऑपरेट कर सकते हो, बस आप फॉरेन से फंड नहीं ले सकते। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि राइट टू एसोसिएशन वगैरह के खिलाफ है, इट इज नॉट। हम बस फॉरेन फंड को रेगुलेट कर रहे हैं। यहां पर बिल्कुल भी ये नहीं किया जा रहा कि आप एनजीओ चला नहीं सकते। आप एनजीओ चला सकते हो, बस आप फॉरेन से फंडिंग नहीं ले सकते फिर, क्योंकि आप फॉरेन फंडिंग की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। बट अभी तक क्या होता था, जो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता था उनके असेट उनके पास होते थे। मतलब जैसे मान लो एक एनजीओ है जिसने फॉरेन से फंडिंग ली, भारत के अंदर एंटी इंडिया गतिविधियों के लिए उससे कुछ कुछ एसेट बना लिए, और फिर पता लगता है कि अच्छा ये जो एनजीओ है ये इंडिया के अंदर इलीगल एक्टिविटीज कर रही है, तो उसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाता था, बट उसके जो बने हुए असेट्स हैं वो कंटिन्यू रहते थे। अब क्या होगा, वो असेट भी सीज कर लिए जाएंगे जो फॉरेन से आए इलीगल फंडिंग से बनाए गए हैं। नॉट जस्ट दिस, डीम्ड सिसेशन का कॉन्सेप्ट भी यहां पे लेके आया गया है, यानी कि कोई अगर ऐसा है जिसको हर साल जैसे यहाँ पे कहा गया है कि आपको एफसीआरए के अंदर ऑडिटिंग वगैरह कराना है, कंप्लायंसेस करना है, अगर किसी ने कंप्लायंस फॉलो नहीं करे हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन को अलग से बोल के कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो दिस आर सम स्ट्रिक्ट नियम जिसकी वजह से जो पुरानी फंडिंग इंडिया के अंदर आई थी उसको भी यहाँ पर इलीगल रूप से यूज ना किया जाए, उनके जरिए बने हुए असेट को भी यहां पर गलत तरीके से यूज ना किया जाए, उसको मेक श्योर करने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि जो यूएस की डीप स्टेट है जिसके द्वारा इंडिया के अंदर और बाकी देशों के अंदर इस तरीके से फंडिंग की जाती थी कि इलेक्शन को रिग कर दिया जाए या फिर टेरर फाइनेंसिंग कर दी जाए
या फिर इंडिया के अंदर सरकार या पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाए, तो वो सारी एक्टिविटीज अब लगभग बंद हो जाएगी और इसी वजह से डीप स्टेट अभी मेल्टडाउन की स्थिति के अंदर दिखाई दे रहा है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे एसआर रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, एट द राइट टाइम यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।